चलो समझ के मानो कि ये कागज का टुकड़ा हमारा भारत देश है, पर ब्रिटिशर्स ने इसकी हालत कुछ ऐसी कर दी कि इंडिपेंडेंस के बाद बोला कि ये जो टुकड़े पड़े हैं तुम्हारे देश के, तुम आपस में इसके जोड़ लो। इसमें मेनली इंडियन प्रोविंस थे और इंडियन प्रिंसली स्टेट थे। और ऐसे नहीं कि कुछ 10-12 प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में टोटल 552 प्रिंसली स्टेट थे, जिनको भारत में जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये है उस इंडिया का मैप जब प्रिंसली स्टेट भारत से अलग थे। ब्रिटिशर्स ने जाते जाते प्रिंसली स्टेट को दो ऑप्शन दिए, एक तो भारत या पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो तुम खुद अपना देश बनाओ यानी इंडिपेंडेंट रहो। और हमारे देश के लीडरशिप का भी ये कहना था कि अगर देश के अंदर कोई प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट रहता है तो एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। और ये जब इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल पूरा चल रहा था, तभी उसी बीच में देश आजाद होने से पहले ही मुस्लिम लीग ने रिलीजियस बेसिस पे एक देश अलग मान लिया, और ब्रिटिशर्स ने ये बात उनकी मान भी ली। और भारत के दो टुकड़े करने के लिए रेडक्लिफ को भारत में भेजा गया, एक ऐसा आदमी जो आज तक कभी भारत आया ही नहीं था, ना उसको भारत की ग्राउंड रियलिटी पता थी, ना भारत के बारे में कुछ पता था, और उसको बॉर्डर तैयार करने के लिए भेजा गया। और उससे चौंकाने वाली बात यह थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेडक्लिफ को बस 5 हफ्ते दे दिए एक देश के दो टुकड़े करने के लिए। रेडक्लिफ ने पार्टीशन लाइन का है ग्राउंड पे जाके नहीं डिसाइड की कि ये भारत होना चाहिए या पाकिस्तान। रेडक्लिफ ने बस अपने ऑफिस में बैठ के ये डिसाइड किया कि ये जो पार्ट है वो पाकिस्तान रहेगा और ये जो पार्ट है वो इंडिया रहेगा। और 5 हफ्तों बाद रेडक्लिफ ने पाकिस्तान बना दिया, और यही से जानी गई जो लाइन से हमारी बॉर्डर उसको रेडक्लिफ लाइन कहे गए। अब आते हैं प्रिंसली स्टेट पे। अनडिवाइडेड इंडिया में जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तब इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें 13 प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान में गए और वो उसके साथ मिल भी गए, और भारत में बचे 552 प्रिंसली स्टेट, जिनको भारत के साथ मिलवाना बहुत इंपॉर्टेंट था। और प्रिंसली स्टेट का इंपॉर्टेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल को अच्छे से पता था, और अगर एक भी प्रिंसली स्टेट भारत में नहीं मिलता है तो बाकी सारे प्रिंसली स्टेट इन्फ्लुएंस हो गए और भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और ये होने से रोकने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत कुछ करना पड़ा। इसीलिए मई 1947 में सरदार वल्लभ जी पटेल के लीडरशिप के अंडर स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट तैयार किया गया। इस डिपार्टमेंट का काम एक ही था, जितने भी प्रिंसली स्टेट है, चाहे साम दाम दंड भेद जो भी हो सके वो किया जाए, और इन प्रिंसली स्टेट को भारत में मर्ज किया जाए। और इसके सेक्रेटरी बने वीपी मेनन। वीपी मेनन स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक प्लानिंग के एक्सपर्ट थे। इसी वजह से वीपी मेनन एक टाइम पे माउंटबेटन के एडवाइजर भी रह चुके थे। वीपी मेनन और पटेल जी ने इसी डिपार्टमेंट के अंदर प्रिंसली स्टेट को भारत में मर्ज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन तैयार किया, जिसमें 3 की पॉइंट्स थे: डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। फर्स्ट डिफेंस, जिसमें भारत पूरे जो मिलिट्री अफेयर्स है वो हैंडल करेगा, और दूसरा एक्सटर्नल अफेयर, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और इसी चीज के लिए वीपी मेनन और पटेल जी माउंटबेटन से मिलते हैं और बोलते हैं कि आप पूरे जो प्रिंसली स्टेट के हेड है उनसे मीटिंग लो और उनको बताओ कि इंडिया में उनका मर्ज होना कितना उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और माउंटबेटन वैसे ही करते, पूरे जितने भी प्रिंसली स्टेट के हेड है उनके एक मीटिंग अरेंज करते हैं, उन सबको बुलाते हैं और बताते हैं कि अगर आप लोग इंडिया में मर्ज नहीं करते हो तो आपको एक खुद का देश बनाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट रहोगे। और अगर आप इंडिपेंडेंट रहते हो, बाकी देशों से आपको अगर ट्रेड करना है, कनेक्टिविटी रखनी है, कम्युनिकेशन रखना है, तो आपको उन देशों में एम्बेसी बनानी पड़ेगी, एम्बेसी मैनेज करनी पड़ेगी, जितना भी स्टाफ है वो मैनेज करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस पूरी कॉस्टली है। इस चीज के लिए आप सबको एक पूरा सिस्टम चाहिए जो आपके पास है नहीं, ना आपके पास इस चीज के लिए कोई प्रायर एक्सपीरियंस है। और सबसे मेन बात, ये बहुत कॉस्टली है, जो कोई भी प्रिंसली स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकता था। माउंटबेटन ने पूरी तरीके से पूरे प्रिंसली स्टेट को कन्विंस किया कि अगर आप इंडिया में मर्ज होते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन, जिसमें अगर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, रोडवेज या पोस्ट हो गया, टेलीफोन हो गया, वो सब कुछ भारत हैंडल करेगा। जून 1947 में इंडिया का सबसे पहला प्रिंसली स्टेट इंडिया में मर्ज होता है, जो कि था बीकानेर। उसके बाद बड़ौदा, ग्वालियर, वैसे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके इंडिया में मर्ज हो जाते हैं। जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्दी ही जितने भी प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में मौजूद, उनको भारत में शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये इंपॉर्टेंट सरदार वल्लभ जी पटेल को अच्छे से पता था, और इसीलिए पटेल जी प्रिंसली स्टेट के जितने भी हेड थे उनको पर्सनली जाके मिले। और उस समय एक प्रिंसली स्टेट था, वो भारत के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर रहा था, और वो था हैदराबाद। निजाम उमर अली, जो हैदराबाद के हेड थे, उनका कहना था कि उनको हैदराबाद ना भारत में मिलाना है ना पाकिस्तान में, उनको इंडिपेंडेंट देश रहना है। और यही चीज किसी भी भारतीय को पसंद नहीं होगी। सोचो कि आपने भारत देश में बीचों बीच एक दूसरा देश हो, कैसा लगेगा। और उसी समय उमर अली ने पाकिस्तान से बातचीत चालू कर दी थी। चाहे हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहता, अलग देश रहता, उसका झुकाव हमेशा पाकिस्तान की ओर रहता। और इसीलिए नेहरू जी और पटेल जी को अच्छे से पता था
कि ये जो भी हो रहा है उसको रोकना होगा और हैदराबाद को भारत में शामिल करना होगा। उमर अली ने इंडिपेंडेंट रहने की इतनी तैयारी कर दी थी कि उनके जो एक आर्मी थी रजाकार, उसका हेड था कासिम राजवी, जिसको उमर अली ने यूरोप भेजा था वेपन्स खरीदने के लिए। पर फॉर्चुनेटली किसी भी यूरोपियन कंट्रीज ने इनको वेपन नहीं बेचे। इंडियन आर्मी को एक्शन लेना जरूरी हो गया था, क्योंकि जो इंडिया से जितनी भी ट्रेन जाती थी हैदराबाद से गुजरती थी, उनको ये जो रजाकार थे वो लूटते थे। इसके ऊपर पटेल जी ने रिजवान अली से बात करने की कोशिश भी की, पर वो असफल रही। और फिर 13 सितंबर 1947 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर दिया। इंडियन आर्मी को हैदराबाद में हर तरफ से घुसाया गया और इसका नतीजा निजाम ने तुरंत ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया और हैदराबाद को भारत में मिला दिया। पर भारत में एक ऐसा प्रिंसेस स्टेट था जिसको पाकिस्तान में जाके मिलना था, और वो था जूनागढ़, जो आज के गुजरात में आता है। जूनागढ़ के आसपास के जितने भी छोटे बड़े प्रिंसेस स्टेट थे वो भारत में तो शामिल हो चुके थे, और जूनागढ़ के हेड को ऐसा लगने लगा कि उनके पास बहुत सारा बड़ा कोस्ट लाइन है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एक हाथ पे जूनागढ़ के हेड को मोहब्बत खान को पाकिस्तान में मिलना था, और दूसरे हाथ पे जूनागढ़ की 80% पॉपुलेशन हिंदू थी जिनको भारत में ही रहना था। 15 अगस्त 1947 पे जब भारत आजाद हुआ तो जूनागढ़ ने अचानक से डिक्लेयर कर दिया कि वो पाकिस्तान का पार्ट है, और इसीलिए तुरंत वीपी मेनन को दिल्ली से जूनागढ़ भेजा गया। और उस जूनागढ़ के हेड थे, उनके डिसीजन में कोई भी चेंज नहीं आया। तो वीपी मेनन ने यहाँ पे बहुत एक स्ट्रेटेजिक प्लान किया कि जूनागढ़ के जो आसपास के जो स्टेट थे जो भारत में शामिल हो गए, ऐसा कहा कि जूनागढ़ अगर पाकिस्तान का पार्ट है तो वो एनिमी स्टेट है, तो इन बाकी स्टेट को जो छोटे छोटे स्टेट अभी बने हैं भारत में शामिल हुए, तो उनको सिक्योरिटी देने के लिए हम हमारे इंडियन आर्मी वहाँ पे भेज रहे हैं। और इंडियन आर्मी जब वहाँ पे पहुंची तो जूनागढ़ को पूरी तरह से ब्लॉकेड कर दिया गया। 24 अक्टूबर को ये आर्मी वहाँ पे पहुंची और 25 अक्टूबर को जो जूनागढ़ के हेड था वो पाकिस्तान भाग गया। और 8 नवंबर को जो जूनागढ़ के दीवान थे उन्होंने इंडिया को एक मैसेज भेजा कि जो यहाँ की जूनागढ़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप टेक ओवर कर लो। और इसी वजह से पाकिस्तान ने चिल्लाना चालू कर दिया कि जो जूनागढ़ पे जो इंडिया ने टेक ओवर किया है वो बहुत गलत तरीके से किया है, उसको सही से करने के लिए वहाँ पे एक रेफरेंडम होना चाहिए। और वहाँ पे रेफरेंडम हुआ और 99.95% ने इंडिया में शामिल होने का डिसीजन लिया, और इसी पब्लिक रेफरेंडम के बाद जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। पाकिस्तान इस इशू को तो यूएन में भी लेके गया था, और ये इशू अभी तक यूएन में ओपन है, पर इसके ऊपर अभी कोई डिस्कशन होता नहीं है, क्योंकि अब इसके ऊपर डिस्कस करना वेस्ट ऑफ टाइम हो चुका है। पर ऐसा एक इशू हमारा था और एक यूएन में है, जो कि है कश्मीर। जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उनको भी 3 ऑप्शन दिए गए थे, इंडिया, पाकिस्तान, नहीं तो इंडिपेंडेंस। और इन तीनों डिसीजन में से किसी ऑप्शन को चूज करने के लिए हरि सिंह ने बहुत लेट कर दिया। तब तक नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में अपराधिक पाकिस्तान ने शुरू कर दी थी और पश्तून ट्राइब्स को कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया था। तब कश्मीर के पास कोई भी एक्टिव आर्मी नहीं थी, तो राजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी। इंडिया ने कहा हम इससे डायरेक्टली आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ना कोई पैक्ट है ना आप इंडिया का पार्ट हो। इंडिया ने कहा हम आपकी मदद जरूर करेंगे अगर आप इंडिया का पार्ट बनते हो तो। और तब जाकर राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया और कश्मीर को भारत में मिला दिया। और उसके बाद इंडिया ने अपनी आर्मी कश्मीर में भेजी। ये तो नॉर्थ इंडिया के स्टेट, मिडिल इंडिया के स्टेट, और साउथ में भी एक ऐसा स्टेट था जो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और वो तो ट्रैवनकोर, जो आज के केरला में आता है। ट्रैवनकोर किंगडम के पास एक बहुत स्ट्रेटेजिक कोस्ट लाइन थी जिसका यूज करके पूरे इंडियन ओशन पे नजर रखी जा सकती थी। और दुनिया का एक मेजर रिसोर्स मोनाजाइट सैंड, ये कोई मामूली रेत नहीं थी, बल्कि एक इतनी इंपॉर्टेंट रेत थी जो न्यूक्लियर रिसर्च होता है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसी वजह से इंडिया को ऑब्वियसली इसको अपना पार्ट बनाना ही था। पर किंगडम के जो दीवान थे सीपी रामास्वामी, उनको एक इंडिपेंडेंट देश रहना था। पटेल जी और वीपी मेनन जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इतना एक स्ट्रेटेजिक कोस्ट लाइन भारत से अलग रहे। और यहाँ पे प्लस पॉइंट ये था कि वहाँ की जो जनता थी ट्रैवनकोर किंगडम की, उनको भारत में शामिल होना था। और इसी वजह से वहाँ के हेड्स में और पब्लिक में तनाव क्रिएट हो रहा था। और इसी तनाव की वजह से सीपी रामास्वामी जब एक पब्लिक इवेंट में थे, तब उन पे के.एस. मुनि, जो कि एक सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने अटैक कर दिया, जिनको भारत के साथ मिलना था। इस पब्लिक अटैक की वजह से सीपी रामास्वामी इतना डर जाते, इतना प्रेशर में आ जाते पब्लिक के वजह से, कि वो इंस्टेंटली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर देते और ट्रैवनकोर किंगडम को इंडिया में मर्ज कर देते हैं। तो ऐसा तो इंडिया का सफर इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, जब तक वो एक यूनिफाइड कंट्री नहीं बना। और देश को एकजुट करने में सबसे बड़ा हाथ हमेशा से रहेगा सरदार वल्लभ जी पटेल का और वीपी मेनन का।